अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले न्यू व्यूवर से यही रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरे चैनल से शॉर्ट लेक्चर्स जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लेक्चर के कॉन्टेंट्स देख लेते हैं। इसमें हमारे पास सिर्फ दो ही टॉपिक्स हैं, बैड टूल इफ़ेक्ट और इंडस्ट्री इन डैनियल। तो एक एक करके हम दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ बैड टूल्स। जब हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जर्मन जो इंजीनियर्स थे उन्होंने एक कार में इतने ज़्यादा फीचर्स डाल दिए थे और एक्सेस करने के लिए बटन जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही था। तो इसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ा कि एक तो वो फीचर्स जो थे उनको एक्सेस करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था और उसके लिए हमें बार बार अपनी स्क्रीन पे देखना पड़ता था। नेविगेटर सिस्टम यहाँ डिस्प्ले स्क्रीन पे हमें देखना पड़ता था कि कौन सा फीचर है और किस तरह से इसको हमने एक्सेस करना है। बार बार एक ही बटन को हमने रोल करना होता था। तो इसका बैड इम्पैक्ट ये पड़ा कि एक तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया जिसकी वजह से लोगों ने इस कार को लेना छोड़ दिया। तो ये कार इतनी फेमस भी नहीं हो सकती थी। अब सबसे पहले तो ये था कि हमने कॉकपिट में देखा था कि पायलट के कॉकपिट में वहाँ पे कंप्यूटर वगैरह सेट किए गए थे, लेकिन आस्ता आस्ता जब एडवांसमेंट आई तो हमारे पास पैसेंजर के जो कैबिन थे उनमें भी कंप्यूटर्स वगैरह सेट होने लग गए। तो हर एक सीट पे अपना अपना कैबिन होता था, लेकिन उसमें ये था कि जिसमें भी फ़्लाइट में इंटरटेनमेंट चाहिए, जिसको जो भी चाहिए, मूवीज़ देखनी है, म्यूज़िक सुनना है या एयरलाइन पैसेंजर ने कोई और इंटरटेनमेंट करनी है तो उसके लिए उसे चार्ज करना पड़ता था। वो फ़्लाइट इन सर्विसेज को बुलाता था और अपने रिक्वायरमेंट बताता था और उसके बाद वो सबसे पहले अपने चार्जेस पे करता था, उसके बाद उसे वो इंटरटेनमेंट जो थी वो दी जाती थी। और आजकल तो हर एक प्लेन की हर एक सीट के आगे ही एक कंप्यूटर लगा होता है जिसके ऊपर हम फ्री से इंटरटेनमेंट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है इंडस्ट्री इन डैनियल। इसमें यह कि पीपल हु rush to believe in the benefits of computer in their rush have abdicated their responsibilities to make these products easy to use। होता ये है कि जब काम का ज़्यादा रश बढ़ जाता है, काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो इंजीनियर्स होते हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं या जो कुछ इससे मिलते जुलते लोग होते हैं वो ज़्यादातर यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं कि हमारा जो काम है वो हमसे ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर करेगा, ज़्यादा इफ़ेक्टिव करेगा और ज़्यादा जल्दी करेगा और जितना भी काम है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली होके वो कंप्लीट कर देगा। और इस चीज़ पे भी बिलीव है कि वो कंप्यूटर जहाँ वो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता, उसे जो भी कमांड दी जाएगी वो वही काम करेगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस काम पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि इंसान से ज़्यादा एक कंप्यूटर जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होके काम कर सकता है। तो वो जब काम का रश ज़्यादा हो जाता है तो वो अपना जो काम है उसको सरअंजाम देने के लिए, ईज़ी टू यूज़ करने के लिए कंप्यूटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। उसके बाद कंप्यूटर डिवाइसेस आर एनीवेयर टू यूज़। आजकल घर से लेके साइंटिस्ट तक हर एक डिपार्टमेंट में, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, घर है, यहाँ मेडिकल का डिपार्टमेंट है, क्लर्क का डिपार्टमेंट है या किसी भी किस्म का डिपार्टमेंट है, हर एक जगह पे कंप्यूटर्स ही यूज़ हो रहे हैं और ये हाईली सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। बहुत सारे इंसानों का काम ये एक अकेला कंप्यूटर कर सकता है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर सकता है। बट डिफ़िकल्ट यूज़ इसमें यह है कि डिफ़िकल्ट जब से डिजिटल सिस्टम आ गया है, इसमें एडवांसमेंट से इतनी ज़्यादा हो गई हैं, फीचर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हर कोई आम इंसान इसको ईज़िली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। हर किसी को यूज़ करने के लिए इसे ख़ासा समझना पड़ता है, ख़ासा टाइम इस पे बर्बाद करना पड़ता है, उसके बाद जाके सारे सिस्टम की समझ आती है। इसके बाद इंडस्ट्री डैनियल कंट्रास्टिंग व्यू। इसमें टैचीज़ ये कंप्यूटर सिस्टम ही है, तो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होते हैं कि जो भी काम हमने कंप्यूटर को दे दिया है, जिस तरह से उसे ऑर्डर दे दिया है, वो बिल्कुल उसी तरीके से उसी काम को बिल्कुल इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली कर देगा। बिलीफ इन टेक्नोलॉजी के
सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का टेक्नोलॉजी भी बिलीव होता है कि इंसान से ज़्यादा तेज़ और इंसान से ज़्यादा इफ़ेक्टिव काम जो है वो कंप्यूटर कर सकते हैं। हालांकि कंप्यूटर इंटेलिजेंट भी नहीं होते हैं, डम भी होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, लेकिन फिर भी इस पे एतबार इसलिए किया जाता है कि ये गलती नहीं करते हैं। इंसान गलती कर सकता है लेकिन एक कंप्यूटर गलती कभी नहीं कर सकता है। ये इसको जो भी कमांड दी जाएगी, जो ऑर्डर दिया जाएगा, ये उसी के ऊपर रहते हुए हमारा काम मोर इफ़ेक्टिवली और मोर इजीली, बहुत ही जल्दी और थोड़े से थोड़े टाइम में कंप्लीट कर देगा। लेकिन पीपल का जो व्यू है इसमें ये कि डिफ़िकल्ट टू यूज़, पीपल इसे नॉर्मल पीपल जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है इस डिजिटल सिस्टम को या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में, क्योंकि फ़ीचर्स की वजह से हर किसी को इसको समझना इम्पॉसिबल होता है, तो इसलिए पीपल को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। उसके बाद रियलिटी ये है कि वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन दीज पीपल दैट आर बिल्डिंग कंप्यूटर्स। हम कंप्यूटर को बिल्ड करने वाले लोगों पर डिपेंडेंट इसलिए होते जा रहे हैं कि आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस दुनिया में काम बहुत ज़्यादा है और लोग बहुत थोड़े हैं, जिसकी वजह से इंसानों का काम भी आजकल कंप्यूटर कर रहे हैं और घंटों का काम ये चंद मिनटों में, ये चंद सेकंड्स में कर देते हैं। तो इसलिए कंप्यूटर्स को ह्यूमन की जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ रैग्स। रैग्स का मतलब है कि गुस्सा आना, कोई भी ऐसा काम करना जो हमारे लिए इफ़ेक्टिव नहीं है या हमारा ठीक नहीं हो रहा तो हमें गुस्सा आ जाता है। जैसे अब कार रैग्स है कि कार में अगर हमें हमारा मूड अच्छा नहीं है या म्यूज़िक वगैरह अच्छा नहीं है हमारा, तो हमें गुस्सा आ जाता है और हम कार जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से ड्राइव करना स्टार्ट हो जाती है, तो इसे हम कार रैग्स कहते हैं। उसके बाद ट्रॉली रैग्स, अगर हम सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे सारे लोग अपना सामान जो है वो ट्रॉलीज़ में लेके आ रहे होते हैं, तो अगर जगह कम है, एक सामने से आ गया, एक यहाँ से जा रहा है, तो अगर जगह कम है तो हमें ट्रॉली गुजारने से प्रॉब्लम हो रही है, तो ये वहाँ पे भी हमें गुस्सा आ सकता है, तो ये हमारा ट्रॉली रैग्स है। अब एयर रैग्स में अगर इन फ्लाइट सर्विस की वजह से या मैनेजमेंट की सर्विस से अगर किसी पैसेंजर को जहाज़ में गुस्सा आ गया तो इसे हम एयर रैग्स कहते हैं। वर्क रैग्स यानी कि अब इन्वायरमेंट के लिहाज से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी का बिहेवियर ठीक नहीं है किसी भी वजह से, तो अगर उससे गुस्सा आए तो वहाँ पे हम वर्क रैग्स कहेंगे। लेकिन अगर टेक्नो रैग्स की बात की जाए तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ पीसी रैग्स आएंगे। अगर कंप्यूटर हमारा बार बार हैंग हो रहा है, जो हम इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें आउटपुट नहीं दे रही है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रही है, तो हमें तब भी गुस्सा आ सकता है, तो इसे हम पीसी रैग या टेक्नोलॉजी रैग कह सकते हैं। उसके बाद सक्सेस criteria in the new economy. Business success is all about the managing relationships. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या बिज़नेस की जो सक्सेस है उसके मैनेजिंग रिलेशनशिप पे होता है कि मैनेजर का या जो भी ऑनर है उसका अपने लोगों के साथ, अपने स्टाफ के साथ किस तरह का बिहेवियर है। अगर तो आपके मैनेजर का आपके एम्प्लॉयज़ के साथ बिहेवियर अच्छा होगा तो एम्प्लॉयज़ भी खुशी से अच्छा काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएंगे। लेकिन अगर मैनेजर का ही बिहेवियर बुरा है तो कभी भी आपका बिज़नेस जो है वो सक्सेस पे नहीं पहुंच सकता है। Success depends upon the ability of a business to effectively and efficiently meet the customer needs and goals. हमारे पास जो भी सक्सेस है वो डिपेंड करती है इस एबिलिटी पे कि हमारा जो बिज़नेस है वो मोर इफ़ेक्टिव है, मोर एफिशिएंटली है, और जो भी हमने कस्टमर ने नीड्स दी हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जो हमने टारगेट सेट किया है, उस पे हमारा बिज़नेस जो है वो बिल्कुल फुलफ़िल हो रहा है, हमारा स्टाफ जो है वो बिल्कुल इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली काम कर रहा है, और जिसके बदले में हमें हमारे कस्टमर्स की नीड्स और गोल्स जो हैं वो मिल रहे हैं। उसके बाद है बिज़नेस स्ट्रेटजी कि हमने कोई भी जब बिज़नेस स्ट्रेटजी और बिज़नेस प्लान के जब हमने कोई भी काम स्टार्ट करना है, हमें कस्टमर ने कोई भी काम दिया क्या उसकी हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पूछनी है कि उसकी नीड्स क्या क्या हैं, उसको सिस्टम चाहिए किस लिए और क्या क्या फ़ायदे वो इस सिस्टम से हासिल करना चाहता है। तो उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिकेशंस करेंगे और उसके बाद हम अपनी प्लानिंग के बाद हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस तरह से हमने इस काम को कंप्लीट करना है।
उसके बाद है कंप्यूटर प्लस इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर में हमारे पास इंफॉर्मेशन ही होती है जो भी हमें हमारे डेस्कटॉप वगैरह पे शो हो रही होती है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ये दी गई है कि वो 2002 में ओलंपिक्स गेम जो थी वो सिडनी में हेल्ड हुई थी। ओलंपिक्स गेम हर 4 साल बाद होती हैं जिनमें पूरी दुनिया के लोग जो है वो हिस्सा लेते हैं। तो ऐसा था कि उन्होंने जब ओलंपिक्स गेम वालों ने एक अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किया तो उसमें एक लास्ट स्वीट था कि जो डिसेबल पर्सन है वो इसे एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो अनऑथोराइज्ड होंगे। तो एक इंसान जो कि अब उन गेम्स को देखने के लिए ग्राउंड में नहीं जा सकता था, वो ऑनलाइन वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता था, लेकिन वो एक्सेस इसलिए नहीं कर सकता था क्योंकि फ़िज़िकली डिसेबल था। तो जब उसने कंप्यूटर को ऑन किया, इस वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश की, तो उसने अपनी डिसेबिलिटी जब शो की तो सिस्टम ने उसे अनऑथराइज्ड कह के तो सिस्टम को ओपन करने से इनकार कर दिया। तो एक लॉ है सिडनी में जिसकी वजह से कोई भी आम इंसान जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे केस कर सकता है। तो उन्होंने उस लॉ के ज़रिए ओलंपिक कमेटी जो है उस पे केस कर दिया कि मैं डिसेबल पर्सन हूँ, मैं अब ग्राउंड में तो जा नहीं सकता हूँ, तो अगर घर बैठे मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो इन्होंने मुझे अनऑथोराइज्ड पर्सन कहला दिया है, तो इस पे मैं लिहाजा इन पे केस करता हूँ। तो बाद में पता चला कि जब वो इंसान केस जीत गया तो ओलंपिक की जो कमेटी थी उसको काफ़ी भारी जुर्माना जो था वो पे करना पड़ा और उस आदमी को देना पड़ा। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो जब वो किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करी होती है तो उसके पास ये राइट होता है, ये एबिलिटी होती है कि वो डिसेबल पर्सन्स को भी इसमें ऑथराइज्ड कर दे। और सोगो की एक एब्रीविएशन है हमारे पास, सिडनी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी फॉर ओलंपिक गेम्स। ये 7 जून 1999 में कंप्लेन की गई थी इस पे, इस कंपनी पे, ये जो सिडनी की ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ये सोगो आपका एक तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि सोगो का एब्रीविएशन आपसे पूछ सकता है, यहाँ आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो इसकी एब्रीविएशन भी आपने याद रखनी है कि सोगो की एब्रीविएशन सिडनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर द ओलंपिक्स गेम है। तो ये थी हमारे पास कंप्यूटर प्लस इंफॉर्मेशन। तो आज का हमारा लेक्चर अख्ताम पे पहुँच चुका है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट में लाजमी क्वेश्चन कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।